अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड। आज 12 जनवरी बरोज एतवार, छुट्टी के रोज जी बड़ी खबरें आ चुकी हैं। अडियाला के दरवाजे बिल आखिर खुलने जा रहे हैं और मुज़ाकराती टीम की खान के साथ मुलाकात होने जा रही है। यानी पिछले 10 दिनों से यही तमाशा चल रहा था कि बढ़ के मारने वाले बिल्कुल ही यानी पूरी कौम के सामने, अपने सामने, ताकतवरों के सामने बेबस हो गए थे और एक मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी। किसी ने कहा कि वो मोहसिन नकवी करवाएंगे, किसी ने कहा अयाज सादिक करवाएंगे। अयाज सादिक ने कहा कि मुझे माफी दें, मैंने मुलाकात का ठेका नहीं लिया हुआ। और आज फिर अयाज सादिक की जानिब से फिर बयान आया कि मुलाकात हुकूमत ने करवानी है, हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें, मुलाकात हो सकती है या नहीं हो सकती। स्पीकर अयाज सादिक ने यानी आज बड़ा वाज़िया कहा कि भाईजान मुलाकात मैंने नहीं करवानी, हुकूमत और इत्तेहादियों ने करवानी है। देख ले, सोच ले, पक्की बात करें, करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। वक्त की हुकूमत, वजीर आजम भी अपना बड़े बड़े फन्ने खां बैठे हुए हैं। क्या डिप्टी वजीर आजम, क्या साबिक वजीर आजम, क्या बड़े बड़े वुजरा मुज़ाकराती कमेटी के अंदर बैठे हुए हैं। क्या बाप और बाप के बाप, यानी सारे बैठे हुए हैं, सारे। और एक मुलाकात नहीं हो सकी। अयाज सादिक करवाएगा। अयाज सादिक ने कहा भाईजान मैंने ठेका दे लिया हुआ, मेरा ये रोल नहीं है, मैं नहीं करवा सकता, मेरे पर न डाले। और फिर अयाज सादिक को आज ये कहना पड़ेगा कि भाईजान अगर तो करवा सकते ना, इतना पानी है तो फिर ठीक है करवा दे, नहीं करवा सकते जवाब दे, मेरे मत्थे ना मारे। और आज फिर 2:30 बजे 2:30 पर मुलाकात होने जा रही है। ये जो पीटीआई कमेटी में है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, हामिद रजा साहब और दीगर लोग जो है, जो शहर से बाहर थे, यानी जो इस्लामाबाद पिंडी से बाहर थे, उनको भी बता दिया गया है और इस वक्त वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और या पहुंच चुके होंगे इस वक्त तक, और अडियाला की जानब फिर वो रवाना होंगे। लिहाजा अब ये जो मुलाकात होने जा रही है, इसका मतलब यह है कि ये मुलाकात हुकूमत नहीं करवा रही। अगर किसी को लगता है ना हुकूमत, क्योंकि हुकूमत ने अगर करवानी होती वो अब तक करवा चुकी होती। अयाज सादिक ने करवानी होती तो अयाज सादिक को यह ना कहना पड़ता। शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, इरफान सदीकी, इसहाक डार, राजा परवेज अशरफ, एमक्यूएम वाले, बाब वाले, काफ वाले, जितने इकट्ठे करके बिठाए हुए थे। इसका मतलब यह कि ये मुलाकात वो नहीं करवा रहे, क्योंकि उनकी जो औकात है वो बड़े बुरे तरीके से एस्टैब्लिशमेंट ने, यानी ये होता है ना, ये होता है जब आप अपने सिरे पे कुछ नहीं बने होते, अपने सर पे आप मांग कर खाते हैं। वो क्या कहा था शहबाज शरीफ ने, बैगर्स कांट बी चूजर्स। तो जब आप किसी प्राइम मैंडेट पे होते हैं तो फिर ये होता है कि जब चाहे वो बीच चौराहे आपको बेइज्जत करवा दे। मुलाकात तो आज भी हो ही जानी है ना, पहले हो जाती तो क्या होता। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का मकसद यह था कि ये जो टाउट है ना, इनको जूते मारो, इनको हर मौके पर इनकी औकात याद करवाओ कि भाई साहब नौकरो नौकर, मालिक बनने की कोशिश मत करना। तुम इतने जोग्य भी नहीं हो कि तुम एक अडियाला का ताला खुलवा सको। जाओ जाके अपना काम करो, ताकत हमारे पास है, हमारे आगे ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा ये जो मुलाकात होने जा रही है अहम पॉइंट की है, हुकूमत नहीं करवा रही और ना हुकूमत को इस पे चौड़े होके कहना चाहिए कि वो जी हमने करवा दिया, वो जी वो थोड़ा टाइम लागे लेकिन हमने करवा दिया। ना ना, ये बेशर्मी होगी अगर हुकूमत वाले ये कहेंगे। मेरे ख्याल से अपने साथ ज्यादती करेंगे। फिर जनाब खान ने बड़ी अहम हदायत जारी कर दी है। एस्टैब्लिशमेंट का अहम मोहरा सिकंदर सुल्तान राजा, और सिकंदर सुल्तान राजा के पास अब आप कह सकते हैं 14 दिन का वक्त रह गया है। 14 दिन बाद ये मोहरा, इसकी मुद्दत खत्म हो रही है। और खबर यह है कि इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से हदायत जारी कर दी। अपोजिशन लीडर इस जिमन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने और नए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के हवाले से अहम खत लिखेंगे।
26 जनवरी को सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुकम्मल हो रही है, लिहाजा 26 को जनाब मुद्दत मुकम्मल हो रही है। खान ने यह कहा है जरा भी स्पेयर नहीं करना, एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना, फौरी तौर पर तैयारियां शुरू कर दें ताकि नया इलेक्शन कमीशन आए और ये फार्म 47 को तहफ्फुज देने वाला सबसे बड़ा टाउट, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने लोगों के मैंडेट पर शब खून मारा, अब इसको जरा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जी और मुलाकातें हो रही हैं, इत्तेहाद बन रहा है। मोहम्मद अली दुरानी साहब है, इनकी काफ़ी वो एक्टिव है, पिछले कई दिनों से मुलाकातें कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ से मुलाकात हुई थी, फिर गंडापुर से और दीगर इनकी मुलाकातें होती रहीं। मौलाना फजल रहमान से भी इनकी मुलाकात हुई थी। अब खबर ये है कि मोहम्मद अली दुरानी की खबर है नई मशरफ भट्ट साहब की कि मोहम्मद अली दुरानी अपोजिशन जमातों को मुतहद करने के लिए सरगर्म, पीर पगाड़ा से लाहौर में जो है वो मुलाकात जो है वो हुई है, बल्कि पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ और मोहम्मद अली दुरानी की आम मुलाकात अपोजिशन इत्तेहाद वक्त की जरूरत है। पीर पगाड़ा बैरिस्टर सैफ ने पीर साहब को इमरान खान का पैगाम पहुंचाया और अली दुरानी और दीगर कायदीन से जो है वो भी बाकी लोगों की मुलाकात हुई है। तो लिहाजा ये बड़ा खामोशी के साथ ये काम हो रहा है, खामोशी के साथ अपोजिशन जमातों से राब्ते हो रहे हैं, जैसे में पीर पगाड़ा साहब, दीगर यानी सिंध की जमातें, आपकी केपीके की जमातें, पंजाब की जमातें कि अपोजिशन अलायंस बनाए। एक तरफ हो रही है मुज़ाकरात, टॉक्स हो रही है, दूसरी तरफ ये टास्क सौंपा गया बैरिस्टर सैफ को और कुछ दीगर लोगों को बाएतमाद, बाकी जो लोग हैं, बैरिस्टर सैफ तो बड़े मशकूक है, बहरहाल कि हमें अपोजिशन का अलायंस बनाना चाहिए, हमें खुद को मजबूत होना चाहिए, ताकतवर बनना चाहिए, तब जाके एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत से हम टक्कर ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ मुज़ाकरात पे इत्तफाक करें, क्योंकि अगर हमारे पास ताकत होगी तो फिर ज़ाहिर हम अच्छे तरीके से जो है ना वो मुकाबला कर सकेंगे, इत्तेहाद होगा। अच्छा, फिर एक और खबर सुनिए, केपीके यानी मैशत के हवाले से, IMF के हवाले से, वो बाकी जितनी शराइत थी सरप्लस वाली, बजट वाली और खर्चे कम करने वाली, उसमें भी केपीके आगे। फिर वो जिस तरह से कर्ज उतारने के लिए भी 30 अरब रुपए 40 अरब रुपए रखे गए अकाउंट के अंदर। अब अली अमीन गंडापुर की जानब से बड़ा एक ऐलान किया गया है, कहते हैं कि किसी भी खानदान का सरबरा अगर तो वो 60 साल से बड़ा है और उसकी वफात हो जाती है, खुद ही वफात हो जाती है, नेचुरल डेथ, तो हुकूमत की जानब से उसे 5 लाख रुपया मिलेगा ताकि उसकी फैमिली की सपोर्ट हो सके। और अगर अल्लाह ना करे किसी खानदान के सरबराह की डेथ होती है, वफात होती है, जिसकी उम्र 60 साल से कम हो, ज़ाहिर फिर बच्चे छोटे होंगे या, तो 10 लाख रुपया दिया जाएगा। अब देखिए ये एक बड़ी मूव है। अब अगर कोई अल्लाह ना करे मर जाता है, जीना और मरना ये तो अल्लाह का काम है, हर इंसान ने मरना है, तो इसमें हुकूमत का तो कोई किरदार नहीं, हुकूमत ने तो नहीं किसी बंदे को मारा ना, तो कुदरत की जानब से, बेशक नेचुरल डेथ से मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, जिस वजह से, तो हुकूमत 10 लाख रुपया देगी, 10 लाख, ताकि उसकी फैमिली की सपोर्ट हो सके। तो ये असल काम है जो हुकूमतों के करने का है। और यहां पे जाहिर है एक और ही तमाशा इस मुल्क के अंदर होता है। फिर जनाब समी वजीर जिनसे मुलाकात करने के लिए गई थी, अलीमा खान, रुज़मा खान और दीगर लोग उसके बाद जाना शुरू हो गए। तो अब जनाब डॉक्टरों की जानब से कह दिया गया है कि समी वजीर से मुलाकातें जो है ना वो नहीं हो सकती, ममनू करार दे दी गई है। असल में वो लोग आ रहे थे, तो लिहाजा जब इस तरह के लोगों के पास या पीटीआई के लोगों के पास कोई इस तरह जाए तो किसी को बड़ी तकलीफ होती है, आपको पता है। तो फिर डॉक्टरों को कह दिया गया कि खबरदार समी वजीर के साथ जो है वो किसी को मिलने ना दिया जाए, यानी डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर जनाब अबसार आलम साहब, मरियम नवाज के यानी नौकर, जी बिल्कुल सादा अल्फाज में, मरियम नवाज का नौकर, जो कि चेयरमैन पैमरा भी रहे। और जब ये चेयरमैन पैमरा बने, लोगों ने सवाल किया सहाफियों ने कि सर आप तो सहाफी थे, आप तो जर्नलिस्ट थे बहुत बड़े, अब आप क्या मतलब आप सरकार के नौकर बन गए। ये जैसे पीछे पीडीएम की हुकूमत में बहुत सारे आप लोगों ने देखा कि वो आप फिर सहाफी बने फिरते हैं, पहले वजीर बने हुए थे हुकूमतों में, अब फिर सहाफी। और इस तरह नजम सेठी भी कभी चेयरमैन पीसीबी लग गए, कभी जनाब वो निगरान वजीर आला बन गए और जब चाहे सहाफी बन गए। अबसार आलम भी एक ऐसा ही किरदार है, ऐसा ही शर्मनाक किरदार। आप जनाब रात को टीवी पे वो बैठे हुए थे, अपना प्रोग्राम समा न्यूज पे कर रहे थे और कह रहे थे कि फलां यूट्यूबर, फलां झूठा, फलां लोगों को गुमराह करने वाला 2 करोड़ रुपया कमाता है महीने का।
فلاں جو ہے وہ جھوٹا ملک سے بھاگ چکا ہے، اس کے 20 لاکھ فالوور ہیں، وہ 3 کروڑ روپے مہینے کماتا ہے، 36 کروڑ روپیہ وہ سالانہ کماتا ہے۔ اچھا آپ بھی کما لیں، اگر اتنا ہی آسان ہے، اگر اتنے ہی پیسے بنتے ہیں یا اتنے ہی کوئی کماتا ہے، تو آپ کیوں سما نیوز پہ بیٹھ کے سڑ بج رہے ہیں، بڑھ کے مار رہے ہیں کہ فلاں اتنا کماتا ہے؟ ایک یوٹیوبر اس کے 55 لاکھ فالوور ہیں، اور اس نے کی نومبر کی کمائی تھی 7 کروڑ روپیہ، سالانہ وہ کماتا ہے 70 کروڑ روپیہ۔ فلانا جو ہے وہ نوایا وقت اخبار کے اندر 15,000 روپے کی نوکری کرتا تھا، موٹر سائیکل پہ ہوتا تھا، آج کل وہ کماتا ہے 2 کروڑ روپیہ۔ نہیں، حد ہوگی، اب صحافت یہ رہ گیا، ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے پروگرام کرو، اور پھر وہ جن کو کوئی دیکھتا ہی نہیں، وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ بچوں یہ جو ہے نا، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ ڈالر خور ہیں، ڈالر کمانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، آپ نے ان کی باتوں میں آ کے گمراہ نہیں ہونا۔ یعنی خود کسی کا نوکر، کسی کا نوکر، تھکڑ صحافی جو صحافت چھوڑ چکا ہے، جو خود کہتا ہے میں صحافت چھوڑ چکا ہوں، اب میں جو نا حکومت کا نوکر ہوں، اور پھر صحافت شروع کر لی، اور اب وہ ٹی وی پہ جس کو کوئی دیکھتا ہی نہیں لیکچر دے رہا ہے فلاں اتنے کماتا ہے۔ یہ جیسے یہ سڑنے والی بات ہوتی ہے۔ کوئی کماتا ہے، اگر کوئی کماتا ہے واقعی اتنے کماتا ہے، تو دعا کرے اللہ تعالیٰ اور دے، اللہ تعالیٰ اسے اور دے، اللہ تعالیٰ سب کو دے، آپ کے سڑنے سے کیا ہو جانا ہے؟ تو بہرحال یہاں پہ صحافت وہ اس مقام پہ پہنچ چکی ہے کہ اتنا زیادہ، یعنی آپ نے سوشل میڈیا کو دبایا، ابھی بھی آپ نے فائر وال لگائی ہوئی ہے، کسی تک بھی لوگ پہنچ ہی نہیں پاتا، لیکن سڑ کے یعنی ان کا کوئی بیڑا گرک ہو گیا جن کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اللہ اس ملک پر رحم کرے جی۔ پاکستان زندہ باد۔